आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की खबर के साथ। सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण और मर्जर के खिलाफ सरकारी बैंक कर्मचारी 2 दिनों तक हड़ताल पर रहे। कांग्रेस ने इनका समर्थन करते हुए संसद में इनका मुद्दा उठाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई देते हुए कहा कि कुछ बैंकों के निजीकरण की योजना उनके हालात को मजबूत करने के लिए बनाई गई है और इस प्रक्रिया के दौरान जो सरकारी बैंकों के कर्मचारी हैं उनके हितों की सुरक्षा सरकार करेगी। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ लाखों बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की गूंज मंगलवार को संसद में सुनाई दी। This is you want to associate. Sir, I have cautioned you. You are a very senior. It's automatically off. It's not in my hands. Just I will take half minute. I don't take more than. राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हुए ये आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से सरकारी बैंकों के करीब 13 लाख कर्मचारी असुरक्षित हो गए हैं। 13 लाख लोग कर्मचारी थ्रू आउट इंडिया बैठे हैं। उनका मुद्दा हमने उठाया और सविस्तर में आपको बताया। जी, आपने उठाया है। क्या मांग रखी है आपने आज सदन में? नहीं, सरकार खुलकर आए और उनसे मिले, बातचीत करे, उनके समस्याओं को सुलझाए और जो दबे कुचले हुए लोग हैं उन लोगों को भी जो एक एश्योर्ड जॉब्स थे उस जॉब्स को भी कम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये हमने कहा और उसके बारे में अब क्या उनका आगे रवैया रहेगा देखेंगे। आम हिंदुस्तानी को खड़ा नहीं रहेगा। कांग्रेस सांसदों ने LIC के प्रस्तावित निजीकरण का भी विरोध किया। जो इंश्योरेंस कंपनी नेशनलाइज हुई, जो LIC हुई, रेलवे है, इनको खत्म करके चंद दोस्तों के फायदे में काम हो रहा है। इसका हमने आज राज्यसभा में विरोध किया है। हम चाहते हैं कि ये भारत देश के लिए हित में है और LIC का निजीकरण नहीं होना चाहिए। इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। इसे खत्म करने की साजिश चल रही है, वो नहीं होनी चाहिए। इस विरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण पर सरकार का रुख साफ करते हुए कहा, सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के हितों को सरकार सुरक्षित रखेगी, उनको मिल रही सुविधाएं जारी रखी जाएंगी। That not all of them are going to be privatized. Even for those which are likely to be privatized, we are obviously going to have to keep in mind that these privatized institutions will also continue to function after the privatization. We'll also have to ensure that the staff or the personnel who are there, their every interest will be protected. निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के सवाल पर राहुल गांधी के आरोपों पर भी तीखा हमला किया। So nationalizing corruption and privatizing taxpayers' money for the betterment of one family is all that Rahul Gandhi will have to take as a reply for that tweet which probably some outsourced fellow in his team is feeding him with. I think there should be some more intense homework done by Rahul Gandhi before he even starts speaking and throwing these kind of things using a spit and run technique. राहुल ने ट्वीट कर कहा था, केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। सरकारी बैंक मोदी मित्रों को बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा से खिलवाड़ है। मैं हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारियों के साथ हूं। 2 दिन तक चली सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारियों के स्ट्राइक के बाद आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के निजीकरण पर सरकार की रणनीति और रुख को साफ किया। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों की आशंकाओं और डर को दूर करने की एक कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। संसद भवन से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और अब मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदी कार मामले की बात करते हैं, जिसमें एक अहम खुलासा हुआ है। CIU यानी कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में उस वक्त तैनात सचिन वजे जो इस मामले की जांच कर रहे थे, उनसे जुड़ा ये अहम खुलासा है। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी सोसाइटी के CCTV फुटेज का DVR जब्त किया और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोई एक जांच अधिकारी अपनी ही सोसाइटी का CCTV फुटेज का DVR क्यों जब्त करेगा। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। क्या मुकेश अंबानी के घर के पास पार्क संदिग्ध स्कॉर्पियो की चोरी की कहानी भी झूठी है?
ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मामले में गिरफ्तार एपीआई सचिन वजय ने 27 फरवरी को ही ठाणे की अपनी ही हाउसिंग सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर जब्त करवा लिया था। सवाल है, आखिर कोई जांच अधिकारी ऐसा क्यों करेगा? केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी हैरान है और उसे शक है कि विक्रोली से स्कॉर्पियो कार लाकर कहीं सचिन वजय ने अपने ही कंपाउंड में तो नहीं छिपा रखी थी। ये खुलासा होते ही एनआईए की टीम कल रात मुंबई पुलिस के इस नई इमारत की 4थी मंजिल पर स्थित क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के दफ्तर की तलाशी ली। एनआईए की टीम तकरीबन 10 घंटे तलाशी ली और साथ में जाते हुए अपने साथ सचिन वजय का सैमसंग का आईपैड, लैपटॉप, कुछ फ़ोन और साकेत हाउसिंग सोसाइटी का डीवीआर भी ले गई। लेकिन एनआईए के हाथ नंबर प्लेट बदलने वाली दुकान का डीवीआर नहीं लगा। दुकानदार के मुताबिक एपीआई सचिन वजय उसके दुकान से सीसीटीवी का डीवीआर लेकर आए थे। 25 तारीख या 27 से कुछ तो डेट पे आए थे। उनकी पूरी टीम आई थी, 5 लोग थे करीबन। तो डीवीआर लेके गए और फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे बुलाया गया। एनआईए ने काली मर्सिडीज कार को भी जब्त किया है। शक है कि 17 फरवरी को जब मनसुख विक्रोली में अपनी स्कॉर्पियो कार सड़क पर छोड़ क्रॉफर्ड मार्केट आए थे, तब वो और सचिन वजय ने इसी कार में बैठकर बात की थी और स्कॉर्पियो की चाबी सचिन वजय को सौंपी गई थी। इस बीच मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वजय की गिरफ्तारी के बाद हो रही किरकिरी पर मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सवाल उठने लगा है। हालांकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने साफ कर दिया है कि सबूत मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। कुछ प्रूफ मिला तो तुरंत उसके बारे में डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, लेकिन जब तक प्रूफ हाथ में नहीं आता तब तक किसी के ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेने का सवाल नहीं उठता। एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का इम्पैक्ट पूरे स्टेट के गवर्नमेंट के ऊपर होगा, इस पर हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं। और दूसरा, जहाँ तक इनकी इंक्वायरी वगैरह की जो कुछ बातें आती है, इस पर मैं कोई बात करना नहीं पसंद करूँगा। एनआईए इस मामले में अभी तक मुंबई क्राइम ब्रांच के 7 पुलिसकर्मियों से पूछताछ कर चुकी है। उसमें एक एसीपी भी शामिल है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर क्राइम कैपिटल दिल्ली से, जहां के पश्चिम विहार इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। रोड रेज के मामले में यहां का 2 लोगों को बेरहमी से मारा गया। आरोपियों ने इन पर तब तक चाकुओं से वार किया जब तक इनकी मौत ना हो जाए। ये फुटेज देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 बाइक सवार लड़कों ने स्कूटी टच होने की वजह से मामूली झगड़े के बाद पहले स्कूटी सवार 2 लड़कों की पिटाई की, फिर चाकुओं से तब तक वार किए जब तक कि उनकी मौके पर ही मौत नहीं हो गई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बड़े आराम से बाइक पर सवार होकर निकल गए। वारदात मंगलवार सुबह तड़के पश्चिम विहार इलाके में हुई। मृतकों में 23 साल का रोहित अग्रवाल और 20 साल का घनश्याम था। सर, हमें सुबह 4 बजे एक अननोन कॉल आया है कि आपका बेटा संजय गांधी में एडमिट है और उसकी शायद सांसें भी नहीं चल रही है। तो उसके बाद हम लोग भागे और जब हम लोग पहुंचे तो डेड था। हॉस्पिटल गए तो हमें पता चला कि मल्टी स्टैबिंग हुई है उसके साथ। उसको एक बच्चे को 50-50, 60 चक्कू मारे गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें पूरी वारदात कैद थी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को दबोच लिया, जिसमें से एक नाबालिग निकला तो वहीं दूसरे की पहचान प्रदीप कोहली के तौर पर हुई। ब्लाइंड डबल मर्डर केस ऑफ पश्चिम बंगाल वेस्ट को हमने 3 घंटे के अंदर सॉल्व किया आउटर दिल्ली में। इसमें सुबह 16 तारीख को सुबह हमको खबर मिला था कि 2 आदमी उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन के पीछे गिरे पड़े हुए हैं, तो उनको हमने हॉस्पिटल ले गए थे। बाद में बेस्ड ऑन दी टेक्निकल सर्वेलेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दी अक्यूज्ड पर्सन्स एंड बोथ ऑफ देम वर अरेस्टेड। दोनों को हमने पकड़ लिया। पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए आरोपियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिल्ली वालों को मामूली बात पर इतना गुस्सा क्यों आता है कि वो किसी की जान तक लेने से गुरेज नहीं करते। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
और सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश का पहला एसी रेलवे टर्मिनल। आपको दिखाते हैं देश का पहला एसी रेलवे टर्मिनल। इसे देखकर आपको लगेगा कि शायद ये एयरपोर्ट तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो आज के ज़माने के हिसाब से बनाई गई हैं लोगों के लिए। निहाल किदवई और जानकारी दे रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। हर किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि ये करोड़ों जुगनुओं सा जगमगाता और रोशनी में नहाया रेलवे स्टेशन है। देश के इस पहले एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल का नाम है सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। बाहर से ये जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर भी सुविधाएं उतनी ही बेहतर हैं। टिकट लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार हो या फिर ट्रेन का, कुर्सी के साथ ही चार्जिंग पॉइंट भी है, मोबाइल फोन या लैपटॉप चार्ज करने के लिए। मैं दुनिया भर में घूम चुका हूँ। यहाँ ये सब देखकर न सिर्फ बैंगलोर के लोगों को बल्कि देश के लोगों को गर्व होगा। महिला और पुरुष प्रतीक्षालय के अलावा वीवीआईपी लॉन्ज भी है यहाँ। 4200 स्क्वायर मीटर में फैले इस टर्मिनल का 900 स्क्वायर मीटर पूरी तरह वातानुकूलित है। कुल 7 प्लेटफॉर्म है और अनुमान है कि रोज 50,000 के आसपास यात्रियों की आवाजाही यहां से होगी। इसे अब फिनिशिंग टच देने का काम चल रहा है। हाँ, रेडी है, जस्ट इसमें कनेक्शन देगा क्या डायरेक्ट कम। अच्छा, और पूरा प्लेटफॉर्म सभी निकाल सकते हैं, बट बेंगलुरु शहर का यह तीसरा बड़ा टर्मिनल होगा जहां से लंबी दूरी की ट्रेनें चलेंगी और यहीं आकर खत्म होंगी। I think everybody, सिर्फ बेंगलोरियंस को ही नहीं, पूरे देश के निवासियों को गर्व होगा ये स्टेशन देखकर। Come and see this place and witness this place. यह है देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल जो बनकर तैयार है और जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। काफी साफ सुथरा है और भविष्य में इसे साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी होगी, क्योंकि हमें ही इसे इस्तेमाल करना है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।